हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल। आईईआरटी एंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2024 के इस भरोसे सीरीज में फिजिक्स का टॉपिक वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, सामर्थ्य एंड और ऊर्जा का टॉपिक है, जो कि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलेंगे हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस इज, यानी वर्क का सीजीएस मात्रक क्या है। मैंने सीजीएस मात्रक बताया था क्वेश्चन नंबर 1। सीजीएस इसको बोलते हैं सेंटीग्राम और सेकेंड। तो किसका है? वर्क का। तो वर्क का सीजीएस, इसका सीजीएस मात्रक होता है अर्ज। इंग्लिश में बोलते हैं ERG, ठीक है। अर्ज भी बोलते हैं, कोई बातों बातों में अर्ग भी बोलता है, जनरली ERG अर्ज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 में है अर्ग, वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का मात्रक नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से पता करना कि ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है मेगावाट, सेकेंड ऑप्शन है न्यूटन मीटर, थर्ड ऑप्शन है किलोवाट आवर, फोर्थ ऑप्शन है जूल। अब देखना है, जूल तो एनर्जी है, ये तो होगा। किलोवाट आवर में भी हम नापते हैं ऊर्जा को, और न्यूटन मीटर भी नापते हैं, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है FD, यानी फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट। तो F का हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर। तो ये भी क्या है? ऊर्जा है। हमारा 3 ऑप्शन हो गया, तो बच गया एक ऑप्शन मेगावाट। तो जो मेगावाट होगा वह ऊर्जा का मात्रक नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में केबिल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है और इसे 2 मीटर पर सेकेंड की दर से लपेटती है। तो मोटर की शक्ति हमें निकालना है मोटर की। तो शक्ति P, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे में समय, ये होता है। लेकिन अगर जब बल दिया हो और वेग दिया हो, ठीक है, तो शक्ति का ये मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं होगा, वेग है तो न्यूटन मीटर सेकेंड हो जाएगा। और इसको वाट भी बोलते हैं, वाट इसका मात्रक है। तो शक्ति बराबर हो जाएगा F इंटू V। कब होगा? जब बल दिया हो और वेग दिया हो। तो बल हमारा दिया है 4500 न्यूटन, 4500 न्यूटन का बल लग रहा है, और जो लपेटने की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि जो वेग है उसका मशीन का 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9000, ये हो गया 9000 वाट। ये वाट में है 9000 वाट। अब इसको अगर किलो वाट में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 किलो वाट। ये हो गया 9 किलो वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 है जो करेक्ट आंसर है, 9 किलो वाट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने पर वह v वेग से गतिमान हो जाती है तो उस पर लगने वाली शक्ति का मान है।
ये फॉर्मूला पूछ रहा है शक्ति का, कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा जब बल दिया रहेगा और वेग दिया रहेगा। तो हमने अभी देखा कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग होता है, यानी फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अब हमको ये देखना है कि ये किस तरह से आता है। तो हमने देखा है कि कार्य करने की क्षमता और कार्य करने में जितना हम समय लगाते हैं उससे डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं शक्ति। ये क्या है? कार्य है, कार्य, और ये है समय। ठीक है, अब देखते हैं वर्क का फॉर्मूला जो क्या होता है। वर्क बराबर होता है F इंटू डी, बल और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा F इंटू डी बाई टी, P बराबर। अच्छा, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, वेग यानी V बराबर दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय, यानी कि जो d है d बाई टी। ये पढ़े हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे, यानी d बाई टी के बदले में क्या रखेंगे, v को रख देंगे। तो हमारा फार्मूला बन जाता है P बराबर F इंटू वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अर्ज इज यूनिट ऑफ। हमने अभी देखा कि अर्ज किसकी यूनिट है, पहले पूछा था वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ज होता है। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अर्ज किसकी यूनिट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अर्ज किसकी यूनिट है। तो अर्ज किसकी यूनिट है, तो वर्क की, यानी किसकी, कार्य की। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखते हैं 6 को। एक पंप 100 किलोग्राम पानी 20 मीटर ऊंचाई पर बने एक टैंक में 30 सेकेंड में चढ़ता है। यानी कि एक पंप है 100 केजी का वाटर लेकर के 20 मीटर हाइट पे टंकी लगाई है, उस पे चढ़ता है। कितने सेकेंड लगाता है, तो 10 सेकेंड लगाता है। ठीक है, देखते हैं। यानी कि एक टंकी है, ये आपका वाटर टैंक, ये कितनी ऊंचाई पे है, तो 20 मीटर पे। ऐसे पाइप लगी हुई है, कितने की, 20 मीटर की। ठीक है, और कितना पानी है इसमें, पानी कितना लेके जाना है, 100 केजी, 100 केजी। और टाइम कितना लग रहा है, तो 10 सेकेंड, टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसमें हमको कैलकुलेट करना है क्या, शक्ति निकालना है, ये कितनी शक्ति होगी। यहाँ पे जी का मान दिया हुआ है, हमें जी का मान 10 पुट करना है मीटर पर सेकेंड इसका। ठीक है, हमें जी का मान देखना है, शक्ति निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले वर्क निकालते हैं। तो वर्क बराबर होता है F इंटू डी, F इंटू डी। तो F को हम प्लेस करते हैं, F की वैल्यू, F इक्वल होता है mg, mg होता है, F की जगह हम लिख दिए m इंटू जी, यहाँ हो गया d। क्या किए हैं, यहाँ वैल्यू प्लेस किए हैं, F बराबर mg, क्योंकि हमारे पास मास है और g की वैल्यू है, इसलिए हमने F की वैल्यू को पुट कर दिया mg से। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 100 हो गया, यहाँ हो गया 10 इंटू डी, यानी जो डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा, जो हाइट है 20 मीटर है, 20 मीटर। अब क्या किए, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको अगर, तो कितना हो जाएगा, 20,000, 20,000 जूल। तो वर्ग कितना आ गया, 20,000। और हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, वर्क बटे में टाइम। तो अब 20,000 जूल है, 20,000 जूल, टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड, 10 से डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो। अब क्या करेंगे, कितना आ गया, 2,000।
तो इसको किलोवाट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भागा कर देंगे, 3 से 3 जीरो कट जाएगा, हो जाएगा 2 किलोवाट। क्या आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी इसकी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 2 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वह किसको ट्रांसफॉर्म करता है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर ऊर्जा को क्या करता है, मैंने कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ये हमको पता करना है। तो मोटर, तो 2 चीज़ होता है, ये जो मोटर हो गया इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ही किसी में बदलेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है ये, यानी कि विद्युत, जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन 4, जो लास्ट ऑप्शन है 4, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा को सूर्य से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, वाइंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा सूर्य से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हवा रहेगी, धूप रहेगी। अच्छा, ये बात है कि सूर्य से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सही, हवा रहेगी धूप रहेगी तो चलेगा। तो जो वाइंड फैन घूमता है तो उससे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो हवा के थ्रू मिलती है, सन के थ्रू मिलती है, तो उसे हम वाइंड एनर्जी कहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, अगर धूप होगा तब तो, जियोथर्मल मतलब भूतापीय, धूप होगा तब हमारी पृथ्वी क्या होगी, गर्म होगी, तो उससे जो एनर्जी निकलेगा वो भूतापीय एनर्जी हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी का मतलब होता है कि ऐसी एनर्जी जो प्लांट से मिलता है, जैसे हो गया कोयला, जो जीव हैं पूरा दब जाते हैं हजारों हजारों साल तक, बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे दबे रहते हैं, अंदर सड़ गल के ह्यूमस बन जाते हैं, फिर कई हजारों साल बाद वो कोयला में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो वो क्या है, एक तरह का बायोमास एनर्जी है। तो इसको हम सूर्य से प्राप्त नहीं कर सकते, ये बायोलॉजिकल ढंग से ऑटोमेटिक होता है, जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है। तो बायोमास एनर्जी को हम सूर्य से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चौथा में ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल यानी सागर से जो मिलता है, तो जब धूप लगती है सागर में तो उसका जो पानी है वो भाप बन के उड़ता है, तो उससे जो एनर्जी मिलती है उसे बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। तो इसमें बात है किसको सूर्य से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी को हम सूर्य से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा को अभी नियंत्रण में नहीं किया गया है, माने ऐसी कौन सी ऊर्जा जो अभी तक नियंत्रण में नहीं किया गया है। तो ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा को कंट्रोल किया गया है, जो कि अर्थ से मिलता है हमें, जिसको जियोथर्मल एनर्जी भी कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है न्यूक्लियर फिशन एनर्जी, यानी इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। हमारे देश के जितने भी परमाणु हथियार बनते हैं वह किस पे बनते हैं, नाभिकीय विखंडन पे बनते हैं। क्योंकि नाभिकीय विखंडन में बनते हैं, इसलिए तो हम दूसरे देश से क्या करते हैं, जो भी हमारे देश के ऊपर आंख दिखाता है तो सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे पास परमाणु हथियार है, अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल करते हैं तभी तो, अगर कंट्रोल नहीं होता तो बनाने समय अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो खुद ही जो बना रहे हैं वो खुद ही तबाह हो जाएगा। तो ये है नाभिकीय विखंडन, तो परमाणु हथियार नाभिकीय विखंडन पे काम करते हैं, इसको कंट्रोल किया गया है। तीसरा है ओशियन थर्मल। ओशियन थर्मल एनर्जी से भी क्या करते हैं, मतलब बिजली बनाते हैं, जो कि हमें सागर से मिलती है, धूप से जिसका भाप है, उसकी एनर्जी कंट्रोल करके क्या करते हैं, उसका हम विद्युत बना के उपयोग करते हैं। चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, यानी नाभिकीय संलयन। अब ये देखिए नाभिकीय संलयन क्या है, ये जो सन है, सन,
ये इतना बड़ा है, हमारे अर्थ का 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है। किससे? पृथ्वी से। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सोचिए ये मतलब कितना बड़ा है। और इसके आउटर मोस्ट सरफेस होता है, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और ह्यूमन की कैपेसिटी है वह 40 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकता है। उससे ज़्यादा होगा तो उसको थोड़ा परेशानी होने लगती है। तो वो कौन सा ऊर्जा है? तो ये नाभिकीय संलयन। अब देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है। इसके अंदर पूरा हाइड्रोजन भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस, बहुत मिलियंस ट्रिलियंस इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम भरे हुए हैं। और इनका संलयन होता है हीलियम में। हाइड्रोजन का संलयन किस में होता है? हीलियम में। इसलिए सूर्य क्या है? चमकते रहता है हमेशा। तो बहुत हाईली एनर्जेटिक होता है। जब बाहर में है 6 डिग्री, तब अंदर में सोच लीजिए कितना होगा। अंदर में पूरा मैग्मा रहता है, और पिघल के निकलेगा तो फिर खत्म करके रखता है, हर चीज़ तबाह करके रखता है। इसलिए क्या होता है कि अभी तक नाभिकीय संलयन को कंट्रोल नहीं किया गया है। यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाभिकीय संलयन, इसको कंट्रोल नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। द यूनिट ऑफ वर्क इज। अब वर्क का फिर यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूटन मीटर। फर्स्ट ऑप्शन में है न्यूटन मीटर। तो वर्क बराबर क्या होता है? F इंटू डी। एफ का हो गया न्यूटन और डी का हो गया मीटर। तो ये फर्स्ट वाला होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? सेकेंड ऑप्शन है जूल। ये है जूल। तो वर्क बराबर होता है F इंटू डी। इसको हम लिखते हैं mg, और d अगर हाइट है या कुछ भी डिस्टेंस है तो इसको हम h भी लिखते हैं। तो mgh। तो mgh आपको पता है यांत्रिक ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी को भी हम कहते हैं mgh। मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू हाइट, ये क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम किस में नापते हैं? जूल में नापते हैं। तो जूल भी क्या है? वर्क का हिस्सा है। थर्ड ऑप्शन में बोलता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। ये भी किसका हिस्सा है? जब दो ऑप्शन करेक्ट हो गया, 4 वाले में दिया है ऑल ऑफ दिस, तो दो जब करेक्ट है तो थर्ड वाला ऑटोमेटिक क्या है? करेक्ट ही होगा। क्योंकि दो ऑप्शन तो होगा नहीं कि एक और दो ऑप्शन दिया है, ए और बी दोनों सही है। सीधे दिया है ऑल ऑफ दिस और थर्ड, तो थर्ड वाला भी क्या होगा? सही होगा। ऐसे हम दिमाग लगा लेंगे। तो ऑल ऑफ दिस यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द वर्क परफॉर्म ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन। अब पूछ रहा है कि जो कार्य है वह किस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, देखते हैं किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर एफ डी। अगर कार्य को हम किसी एंगल पे कर रहे हैं तो इसके साथ लगाते हैं कॉस थीटा। तो किस पे डिपेंड करता है? एफ है, एम भी है, इसके साथ जी भी है, और ये दूरी भी है, और हाइट भी है। ऊंचाई कहेंगे या दूरी कहेंगे। और ये क्या हो गया? कोण। तो किसके बीच का कोण होता है? एफ और डी के बीच का कोण होता है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि बल पर। तो बल पर तो डिपेंड करता है, यानी फर्स्ट वाला सही है, बल पे डिपेंड करेगा एफ पर। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये क्या है? फोर्स है यानी बल है, और ये विस्थापन है। तो ये दोनों के भी क्या करेगा? इसके बीच का एंगल, यानी कि एंगल बिटवीन फोर्स और इस पे भी डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इनिशियल वेलोसिटी, यानी वेग पर। इनिशियल वेलोसिटी यानी जो वेग है, इसमें कहीं वेग दिख रहा है? नहीं। ये भी है तो क्या भी है? एक्सेलरेशन है, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा।
अब 4 ऑप्शन में क्या दे रहा है, विस्थापन। तो विस्थापन है इसमें, तो वो विस्थापन पर डिपेंड करेगा। विस्थापन तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वेग पे। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है वर्क, वर्क मतलब इसकी मात्रक। वर्क इज अ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन है, यानी कैसी क्वांटिटी ये पूछ रहा है। तो वर्क क्या है, तो वर्क एक तरह की क्या है, एनर्जी है। एनर्जी है यानी काम करने की क्षमता को वर्क करते हैं, और काम करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा। तो ऊर्जा है, तो इसमें डायरेक्शन होगा नहीं, ऊर्जा तो कहीं भी ये रहेगा, गैस टाइप का ये फील करते हैं ना, एनर्जी है, कोई हीट एनर्जी है, तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता है, वो जहाँ इधर उधर ही पूरा फैलता है वो हर तरह से। तो वो क्या होता है, डायरेक्शन नहीं रहेगा, तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर यानी कि अदिश। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 2000 जूल वर्क डन फॉर लिफ्टिंग अ बॉडी 20 kg मास, द हाइट ऑब्टेन बाय द बॉडी इज। अब इसमें हाइट पूछ रहा है, ठीक है, जबकि जी का मान दिया है 9.8। इसमें जी का मान रखना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। और इसमें वर्क बराबर दिया है 2000 जूल, ठीक है। और क्या दिया है, 20 kg मास, यानी कि m की वैल्यू क्या दिया है, 20 kg। तो वर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वर्क इक्वल टू होता है F इंटू डी। ये डी क्या है, इसी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, यानी ऊंचाई। ऊंचाई या विस्थापन, सर कहने का सेंस मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस एक तरह का, ठीक है। अब देखते हैं एफ को हम यहाँ पे, एफ की वैल्यू क्या होती है, एम जी। एम का फॉर्मूला होता है एफ का, एफ इक्वल टू एम जी। तो वर्क का वैल्यू दिया हुआ है 2000 पुट कर दें यहाँ पे। एम की वैल्यू दिया हुआ है 20 और जी की वैल्यू 9.8 इंटू डी। इसी डी का वैल्यू निकलना है, डी इक्वल टू 2000 बाई 20 इंटू 9.8। इसका डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 20 से कटाते हैं इसको 100 बार में। ये हो गया 1000 बटे में 98। चेंज करेंगे इसको 102 मीटर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड क्या है, करेक्ट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति एक दीवार को धकेलता है और इसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है। जैसे हम हैं, इस दीवार को ढकेल रहे हैं, तो ये विस्थापित होगा नहीं, क्योंकि साइज में बहुत बड़ा है और एक जगह पे क्या है, फिक्स है। तब ये पूछ रहा है आगे, तो वह क्या करता है, मतलब कैसा काम करता है, जीरो काम करता है कि ये विस्थापित कर पाता है कि निगेटिव, यानी करें मतलब कि हम किसी पे काम कर रहे हैं किसी सिस्टम पे, तो वह वर्क पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है कि जीरो होता है। तो देखिए, हम दीवार को धक्का दे रहे हैं, ये तो कहीं जाएगा नहीं, तो हम जानते हैं कि वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी। ये क्या है, विस्थापन। विस्थापन अब ये विस्थापित हो नहीं रहा है, विस्थापित कहीं नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि डी का मान क्या है, जीरो है। हम बल कितना भी लगाए ना, बल कितना भी न्यूटन लगाए, हम बल कोई भी लेते हैं मतलब 1000 न्यूटन का बल लगाते हैं, और डी की वैल्यू क्या है हमारी, जीरो है। यानी कि 1000 इंटू जीरो, क्योंकि ये विस्थापित नहीं हो रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा हमारा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो वर्क। जीरो वर्क कहने का मतलब कि कोई भी काम नहीं होगा, नो वर्क। कोई भी काम होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारा विस्थापन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर
नो वर्क, कोई भी काम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बल के प्रभाव में एक कण एक वृत्त के चारों ओर गति कर रहा है तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। अब बोले एक कण के प्रभाव में कार्य करना है, अब वह कण किसे घूम रहा है? गोल गोल घूम रहा है। अब जब ये गोल गोल घूमेगा तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन, विस्थापन हमारा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि जहाँ से हम चलना शुरू किए फिर इसी पोजीशन पे आ गए, यानी कि फाइनल भी और इनिशियल यू, इनिशियल यू। और जब यू और भी जब सेम होंगे, जब डिस्टेंस निकालेंगे तो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, यानी विस्थापन हमारा जीरो। विस्थापन के लिए मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी, यानी जैसे इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हैं, हम इधर से ऐसे गए फिर इधर से ऐसे आए, लेकिन हम अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे इसका तो क्या करेंगे? हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, हमको इसी पॉइंट पे आना है, तो ये हो गया शॉर्ट डिस्टेंस। इसी को बोलते हैं विस्थापन, यानी शॉर्टकट वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पे शॉर्टकट होगा, सर्किल में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर लौटेंगे तो फिर यही हो जाएगा, यानी सेम टू सेम हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे आगे फिर इसी पे आते हैं तो ये क्या होता है? टोटल ओवरऑल विस्थापन क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य, माने बल द्वारा किया गया कार्य, तो बल द्वारा करना है तो F इक्वल टू एफ डब्ल्यू, वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब जब ये फार्मूला होता है F इंटू डी, तो इसके द्वारा कार्य यानी कि F निकालना है, F इक्वल टू वर्क, वर्क इक्वल टू डी, सीधी से। तो ये बल द्वारा ही करेगा कार्य, यानी हमें ओवरऑल क्या निकालना है? कार्य ही निकालना है। तो जब D की वैल्यू जीरो है, जब D की वैल्यू क्या है? जीरो है, तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। कोई भी काम होगा? कोई भी काम नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 जीरो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि 15 kg बॉडी इज रेस्ट 25 मीटर अगेंस्ट ग्रेविटी, द वर्क डन इज ए बॉडी इज। अब इसमें बोल रहा है कि 15 kg का एक मास है, 15 kg तो क्या है? एक वजन है, यानी मास है। अब इसको बोल रहा है कि 25 मीटर उठाना है इसको, यानी कि कितना है डिस्टेंस? 25 मीटर, और जी की वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर रखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन है। तो अब हमको इसमें बताना है वर्क डन। तो वर्क डन देखिए, ठीक है, देखते हैं वर्क डन। तो वर्क डन यानी कि वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी। तो यहाँ जी की भी वैल्यू रखना है, क्योंकि हमारे पास क्या है? बल का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमारे पास मास है। तो हम एफ इक्वल टू जानते हैं होता है एम जी इंटू डी। तो एम की वैल्यू दिया है 15 kg और जी की वैल्यू 9.8 और डी की वैल्यू 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, ये क्या है? डिस्टेंस है ना, तो मीटर। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? सबको मल्टीप्लाई करने पे ये लगभग में आएगा 3674, यानी करके देख लेते हैं। 25 इंटू 15, 15 5 5 और 30 7 37, इसमें 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 7 5, यानी कि ये हमारा लगभग में ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो जाएगा? 3675 में आ जाएगा लगभग में इतना जूल। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क हमारा 3675 जूल हो जाएगा। ठीक है, इस सारा को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 9.8 और 25, ये सारा कितना आ जाएगा? 3675, यानी 3675 जूल। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द यूनिट ऑफ पावर, माने शक्ति का मात्रक क्या होता है? ठीक है,
शक्ति का मात्रक, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे में समय, कार्य बटे में समय, यानी कि वर्क बटे में टाइम। इसका मात्रक होता है, कार्य क्या हो जाएगा, जूल, अब बटे में सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को कहते हैं वाट। क्या कहते हैं, वाट। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 में दिया है वाट, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। नंबर 18 देखते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है द यूनिट ऑफ पावर वाट इज इक्विवेलेंट टू, यानी वाट किसके समतुल्य होती है, यानी वाट की हमें वैल्यू निकालनी है, एसआई मात्रक, यानी किसके बराबर हो सकती है। ठीक है, पावर ऑफ, जो पावर ऑफ वाट है इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, पावर ऑफ वाट यानी कि वाट की वैल्यू निकालनी है हमें। तो पावर बराबर होता है वर्क डन बटे टाइम। ठीक है, हमने एक और फार्मूला पढ़ा है, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी बल गुणे डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, एफ इंटू डी बाई टी। ठीक है, ऐसे हम जानते हैं कि पावर का जो यूनिट होता है क्या होता है, वॉट होता है। तो ये वॉट किसके इक्वल होता है, इसी को हमें फाइंड करना है। अब हमने एक और फार्मूला पढ़ा होगा, F इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब F को हम mg से रिप्लेस करते हैं, mg इंटू डी बाई टी। ठीक है, यहाँ तक से। अब हमें m हमारा जो मास है इसको हम kg में मेजर करते हैं। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर, इनटू ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको मेजर करते हैं मीटर में, कहते हैं मीटर में, फिर डिवाइडेड बाई क्या है, सेकेंड। अब सारा को हम एक साथ करते हैं तो केजी मीटर, और ये भी क्या है, मीटर है, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक सेकेंड है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड का क्यूब, ये वॉट इक्वल टू हो जाएगा। यानी कि ये वॉट किसके समतुल्य है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब के समतुल्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है अ ट्रक ऑफ 500 kg मास गेट्स 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर आवर इन अ मिनट, वर्क डन बाय द इंजन ऑफ द ट्रक इज। यानी कह रहा है कि 500 kg का एक द्रव्यमान है, जो कि एक ट्रक 1 मिनट में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या करता है, वो गति प्राप्त करता है। यानी 18 से चला 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक उसकी जो एक्सेलरेशन है, यानी जो इसकी एक्सेलरेशन स्पीड बोलेंगे उसको, जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उतनी तक बढ़ जाती है। तो जो इंजन है वो मतलब कितना एनर्जी, यानी कितना ऊर्जा खर्च किया, वही निकालना है हमें। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया मास, मास इक्वल टू 500 kg। ठीक है, मास यानी कि द्रव्यमान। अब क्या है, अब जो v और u की वैल्यू दी है, जो पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू तो u हो जाएगी, u जो कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, फिर v है सेकेंड वाली, वो है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मास केजी में होता है, और जो हाँ स्पीड है यानी जो वेलोसिटी है उसको हम किस में लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 से 18 कट जाएगा, हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ये u की वैल्यू हो गई, v की वैल्यू फाइनल हो जाएगी, इसको 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी की 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब वर्क डन है, अब हमें वर्क डन फाइंड करनी है। तो एक जगह स्थिर तो है नहीं कि एक जगह बल लगा रहा है तो एफ इंटू डी कर देंगे। ये क्या है, मोशन कर रहा है यानी गति में, तो जो भी ऊर्जा होगी ये कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। यानी वर्क डन बराबर हो जाएगा 1/2 m, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ v की दो वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, v माइनस यू कर देंगे, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम v और u की वैल्यू रखते हैं 1/2, मास दिया हुआ है 500 kg इंटू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर, v की वैल्यू हुई 10, 10 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर करके हो जाएगा 100, 100 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा 75। और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 250 बार में, तो 250 इंटू 75, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग लगभग में आ जाएगा 1875 और एक जीरो लगा देंगे, इतनी जूल। यानी कि ऑप्शन नंबर 4, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जब चलेगी तो इतनी जूल की एनर्जी का खपत होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ए एंड बी कैन डू सेम वर्क इन 10 मिनट एंड 20 मिनट। यानी कह रहा है ए और बी क्या करते हैं, सेम वर्क को एक 10 मिनट में करता है और एक 20 मिनट में करता है। आगे स्ट्रेंथ ऑफ ए इज 120 वाट, यानी ए की जो स्ट्रेंथ है 120 वाट है। वाट मतलब उसकी जो शक्ति है वो कितनी है काम करने की, 120 वाट। स्ट्रेंथ ऑफ बी विल बी, यानी बोल रहा है ए और बी समान कार्य को 10 मिनट और 20 मिनट में करते हैं, और यदि ए की क्षमता 120 वाट है तो बी की क्षमता क्या होगी। ठीक है, दोनों समान वर्क कर रहे हैं, यानी कि वर्क ए इक्वल टू वर्क बी। ठीक है, और हमने पढ़ा है वर्क बराबर, यानी कि P इक्वल टू W/T। यदि हम यहाँ से वर्क को एलिमिनेट करेंगे तो P इंटू टी। अब P इंटू टी वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें हम रखेंगे ए वाली की, ए क्या कर रहा है कि 10 मिनट में काम करता है। ठीक है, यानी ए की टाइमिंग है, यानी इस तरह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं WA इक्वल टू WB। तो P इंटू टी, तो P ए की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 10 इंटू 120 वाट, इसकी क्षमता हो गई बराबर, और ये कितना में, इसका बस टाइम दिया हुआ है 20 मिनट, ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, और बाकी इसकी क्षमता नहीं पता है PB। तो PB की ही वैल्यू निकालनी है, तो PB इक्वल टू 20 आएगा, इसको डिवाइड करेगा, यानी 10 गुणे 120 बाई 20। अब हम एक जीरो से एक जीरो डिवाइड करेंगे और 2 से 5 बार में, यानी 12 5 60 वाट। ये किसकी क्षमता हो जाएगी, बी की क्षमता हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है 2 किलोवाट सामर्थ्य वाली एक मोटर जल को गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर उठाती है, तो 2 घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य होगा। यहाँ पे शक्ति दिया हुआ है, यानी P की वैल्यू दिया है 2 किलोवाट, यानी 2 किलोवाट, और समय दिया हुआ है 2 घंटा, टाइम है 2 घंटा यानी 2 आवर। अब ये कितना वर्क कर रहा है, यहाँ डिस्टेंस हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पावर वर्क डन निकालने के लिए पावर और टाइम ही चाहिए। तो वर्क इक्वल टू P इंटू टी। ठीक है, अब 2 किलोवाट है, तो इसको वाट में चेंज करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, हम 1000 से गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणे 10 के पावर 3, इतना वाट हो जाएगा। हमने पावर में ले लिया, और 2 घंटा है, 2 घंटा को अगर सेकंड में चेंज करना है तो 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड, यानी 2 घंटा को हमने पहले मिनट में चेंज किया, 60 से गुणा किया, फिर 60 से गुणा किया, यानी ये हो गया 7200 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो वर्क बराबर 2 गुणे 10 के पावर 3 और गुणे 7200। ठीक है, अब 7200 हुआ,
अब गुणा करेंगे 72 दूना का 144। ठीक है, यहाँ पावर 3 है और यहाँ 100 का मल्टीपल छुपा हुआ है। तो पावर 3 और ये 2 जीरो यानी पावर 2 यहाँ पे छुपा हुआ है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा 5। अब इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखते हैं। स्टैंडर्ड मतलब वैज्ञानिक पद्धति में। तो वैज्ञानिक पद्धति में एक अंक के बाद क्या करते हैं, हम पॉइंट ला के लिखते हैं, यानी कि 1.44। ये 2 नंबर बच गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पावर को हम रेज कर देंगे, यानी 10 के पावर 7 जूल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है, अ मैन इज डूइंग 36 इंटू 10⁻6 जूल वर्क इन 1 मिनट, द पावर ऑफ मैन इज। माने बोल रहा है एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, कितना काम कर रहा है वो, यानी कि 36 इंटू 10⁻6, यानी जो उसको एनर्जी खर्चा कर रहा है वो अपना, यानी 36 इंटू 10⁻6 जूल की एनर्जी खर्च कर रहा है वो। ठीक है, अब उसके बाद कितना टाइम ले रहा है, तो 1 मिनट, यानी जो उसका टाइम लेने का है, जो उसकी टाइमिंग है 1 मिनट की टाइमिंग है। 1 मिनट में इतना जूल क्या करता है, खर्चा करता है। तो उसकी पावर बताने की, उसके पास पावर कितना है। टाइम को पहले सेकंड में करेंगे, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। और ये क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया है वर्क। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं पावर बराबर। तो पावर बराबर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, यानी कार्य करने की क्षमता, समय के दर से जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम पावर कहते हैं, यानी शक्ति कहते हैं, शक्ति। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं उसकी 36 इंटू 10⁻6 बाई, हम 60 को लिख सकते हैं अपने सहूलियत के लिए 6 गुणे 10। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं 6 टाइम में, तो ऊपर हो गया 6, ये 10⁻6 है, तो इसमें से क्या होगा, एक पावर कम हो जाएगा, यानी एक पावर के यहाँ कट हो जाएगा, यानी बचेगा 10⁵। 6 इंटू 10⁵, पावर है तो किस में नापेंगे, वॉट में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, एक विद्युत मोटर पंप की शक्ति 9.5 किलोवाट है एवं 400 किलोग्राम प्रति सेकेंड पानी विसर्जित करता है, तो वह लगभग ऊंचाई जहां तक पानी उठाया जा सकता होगी। यानी बोल रहा कि एक मोटर है, उसकी क्षमता इतनी दी हुई है, काम करने की शक्ति उसकी इतनी दी हुई है, अगर वह इतना समय लेता है तो मतलब उतने समय में वो कितने मीटर तक पानी को उठा देगा। बस क्वेश्चन यही कर रहा है। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने ये क्या किया कि हमने पहले से पढ़ा है फार्मूला पावर का। तो पावर का फार्मूला पढ़ा है, यानी कि वर्क पर यूनिट टाइम, ये पावर है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, हमारे पास पावर की वैल्यू दी हुई है P = 9.5 वाट, किलो वाट है, यानी कितना है, किलो वाट है। फिर उसके बाद 400 किलोग्राम, यानी 400 किलोग्राम यानी मास दिया हुआ है, 400 किलोग्राम ये क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, यानी द्रव्यमान दिया हुआ है। हमने ये फार्मूला पहले से पढ़ा हुआ। अब फिर उसके बाद क्या दिया है, प्रति सेकेंड, यानी टाइम क्या दिया हुआ है, प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। ठीक है, अब हम यहाँ वर्क डन का वैल्यू पुट करते हैं। वर्क डन बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ वैल्यू, वर्क बराबर F इंटू क्या होता है, D होता है। इस F की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, mg। अगर ऊंचाई लिखना है तो इसको हम h कर सकते हैं, यानी वर्क डन बराबर mgh। क्या लिख दिया हमने, mgh बटे में क्या है, टाइम है। ठीक है, अब हमारे पास मास है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना हमें रखना है, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी वैल्यू रखनी है हमको। ठीक है, और ये देखिए किलो वाट में है, तो इसको हम क्या करेंगे,
9.5 मैंने यहाँ वैल्यू रख दिया इसका, किलोवाट है तो यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, इंटू मास कितना है 400 kg। 400 kg जी की वैल्यू 9.8 और हम एच की जगह एच ही रख देंगे क्योंकि हमें एच ही फाइंड करना है, हाइट ही पता करना है। और टाइम कितना है 1 सेकेंड का, ठीक है। एच इक्वल टू, अब यहाँ क्या लिखते हैं 9.5 इंटू, देखिए क्या करते हैं, यहाँ हम 2 जीरो से 2 जीरो कटा दे रहे हैं, बच गया 10, यहाँ 10 लिख लिया हमने और 9.8 लिख लिया। अच्छा यहाँ पे कटा 9.8 क्या होगा, डाउन में आ जाएगा, डाउन में हो गया 9.8। अब ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए एक पॉइंट के बाद यहाँ डेसिमल, एक पॉइंट के बाद यहाँ डेसिमल है, दोनों हट जाएगा। 950/98, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं तो लगभग में हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.42। तो क्या निकालना था हमें, ऊंचाई निकालना था यानी कि मीटर। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है स्थितिक ऊर्जा इसमें अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम किस यूनिट में अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको हम जैसे कि हम दिखा नहीं सकते हैं, शो नहीं कर सकते हैं उसकी एसआई यूनिट को। तो ठीक है, हम ऑप्शन वाइज देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जूल, हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट निकालना है हमें, यूनिट यानी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ऐसे क्या होता है PE इक्वल टू mgh। तो ठीक है, कोई भी ऊर्जा हो उसको जनरली क्या करते हैं जूल में लिखते हैं, है ना। तो जूल में लिखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जूल, तो जूल तो होगी। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, ये देखिए वर्क डन वाला है, वर्क डन वाला है कि न्यूटन को हम क्या लिखते हैं फोर्स और मीटर को क्या लिखते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये इसकी दूरी, तो इसको भी हम नापते हैं जूल में, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं ऊर्जा कर सकते हैं। थर्ड वाला को ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड मतलब न्यूटन ये किसका यूनिट है, तो फोर्स का यूनिट है, और सेकेंड किसका है तो टाइम का है। यानी ये क्या दिया हुआ है F इंटू टी दिया हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं आवेग कहते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में देखे हैं क्या कहते हैं आवेग, जिसको हम आई से दर्शाते हैं। तो ये किसका ये यूनिट है, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट नहीं है, तो कौन सा यूनिट में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो न्यूटन सेकेंड में नहीं कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि हमको नापना है कोई वजन नापना है, केजी में नापते हैं, हम उसको नाप दिए किसमें लीटर में, तो नाप सकते हैं। हम बोले कि आप 10 आपका वजन 10 लीटर है, तो नहीं, सबका एक स्टैंडर्ड बनाया गया किसको किस में मेजर करना है। इसमें इसी तरह से हम न्यूटन सेकंड में इसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये इसकी यूनिट नहीं है, ये ऊर्जा नहीं है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ये कहता है इफ m इज द मास ऑफ बॉडी एंड e इट्स काइनेटिक एनर्जी देन इट्स लीनियर मोमेंटम इज। ठीक है, देखते हैं, यानी कि बोल रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान m है और e इसकी गतिज ऊर्जा है, तो इसका रेखीय संवेग क्या होगा। रेखीय संवेग कहने का मतलब है कि इसका मोमेंटम यानी p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं बेसिक फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला होता है हाफ mv², इतना होता है। और एक हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है संवेग का जो होता है mv। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते रहे, हाफ एक m है, एक यहाँ v से इसमें हम ले रहे हैं इसको v को, यानी कि mv की जगह हम क्या कर दिए यहाँ p रख दिए और एक v बच गई, ये वाली v। ठीक है, ये वाली v बच गई, तो हमें क्या चाहिए, हमें ये मोमेंटम ही चाहिए। तो यहाँ से v की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा p/m, यानी इसमें जगह v की वैल्यू हम यहाँ एक बार और पुट करेंगे तो 1/2
पी, बी की वैल्यू पुट कर दिया हमने पी बाई एम, तो वैल्यू क्या हो गई पी स्क्वायर बाई 2m। ये किसकी वैल्यू होती है, काइनेटिक एनर्जी का जब लीनियर मोमेंटम दिया। तो हमें लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो इसमें बोल रहा है कि यहाँ हमारी जो गतिज ऊर्जा है क्या है, ई है, यानी हमको इस किससे दर्शाना है, इसको ई से दर्शाना है, ई से दर्शाना है। लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ पी की वैल्यू निकाल दिया, पी स्क्वायर इक्वल टू 2m। अब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू √2m। ये किसकी हो जाएगी वैल्यू, रेखीय संवेग की, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है यदि m किसी वस्तु का द्रव्यमान है और ml उसका रेखीय संवेग है, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, ये क्या है, द्रव्यमान है। फिर उसके बोल रहा है रेखीय संवेग ml है, यानी p की क्या वैल्यू दिया है, ml दिया हुआ है, यानी लीनियर है, यानी कि रेखीय संवेग है ये। तो गतिज ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा यानी कि E की वैल्यू बताना है। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया कि E इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m, यही होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, हमने यहाँ इसका वैल्यू रख देना है, कुछ नहीं करना है। P की वैल्यू क्या दिया है, ml, इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m। तो E की वैल्यू सीधे सीधे आ गई ml स्क्वायर बाई 2m। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन 4 में हमारा दिया हुआ है ये आंसर। ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है यदि एक पिंड का रेखीय संवेग 2 गुना हो जाता है। अब वही चीज़ है, एक पिंड का रेखीय संवेग क्या हो रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब परसेंटेज में बताना कितनी बढ़ेगी। ठीक है, हमने पढ़ा है E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, हमने यही फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब यही बोलना है कि इसको डबल करेंगे तो गति ऊर्जा क्या होगी, तो परसेंटेज में बताना है। ठीक है, अभी कितना है, इसको हम डबल कर रहे हैं, यानी कि 2p को हमने डबल कर दिया, यानी पहले p थी इसको डबल कर दिया 2p का स्क्वायर बाई 2m। तो हमें सिर्फ इसको देखना है, ठीक है, मोमेंटम को देखना है। तो क्या हो जाएगी, ये E है मोमेंटम, इसका क्या होगा 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है, यानी कि पहले E की वैल्यू कितनी थी, पहले 1 थी, अब कितनी हो गई, 4 गुना हो गया। तब बताना है परसेंटेज में, परसेंटेज में कितना गुना हो जाएगा, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, कितना परसेंट बढ़ जाएगा। यहाँ बढ़ रहा है, तो अब बढ़त परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करना है, इसका अंतर लेते हैं, यानी कि कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो 3 बढ़ रहा है, तो कितने पे बढ़ रहा है, 3, तो 1 पे 3 बढ़ रहा है, तो बटे में 1 और गुणे 100, यानी कितना आ जाएगा 300%। ठीक है, हमने इसका बढ़त परसेंट निकाला, तो पहले देखा हमने डिफरेंस, 1 पे कितना बढ़ रहा है, 3, 1 पे 3 बढ़ रहा है तब तो 4 हो रहा है। तो पहले लिखिए इसका बढ़त, जितना बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है, 1 पे बढ़ा है, और मल्टीप्लाई बाई 100%। निकाले 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सीधे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 300%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल बेसिक था। ऑप्शन 3 क्या होगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एक हल्की एक भारी वस्तु जिनके संवेग समान है। बोल रहा है एक हल्की वस्तु है, हल्की वस्तु कहने का मतलब क्या है, हमने मान लिया कि उसका मास कितना है, 1 kg है, उसका 1 kg मास दिया हुआ है हल्की वाली का, हम अपने से मान के चल रहे हैं। एक भारी वाली है, तो हमने भारी वाली वस्तु का मान क्या कर लिया, हमने मान लिया कि उसकी द्रव्यमान या कितना है, 5 kg है, kg में हमने मान लिया हल्की और भारी का। अब हमें ये बताना है कि किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, हल्की वाली की कि भारी वाली की। गतिज ऊर्जा कहने का मतलब जो चलने की जो ये होती है क्षमता होती है, जो अधिक चलेगा यानी अधिक वेलोसिटी चलेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी ऊर्जा की। तो ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, अगर एक हाथ में हम 1 kg का कोई चीज़ लेते हैं, एक हाथ में 5 kg का, पहले 1 kg वाले को फेंकते हैं,
एकदम सेम, यानी उसका बोल रहा है कि मोमेंटम सेम है, यानी कि उसका जो m इंटू वी, यानी कि मास जितना है उसमें v की मल्टीप्लाई करें, v हमारा सेम होना चाहिए। हमने v से उठा के सीधे फेंक दिया, यानी 10 की स्पीड से फेंक दिया हमने एक वाले को। देखिए ठीक है, हम 10 की स्पीड से फेंक रहे हैं पहले वाले को। पहले वाले का निकालने कितना, हम हाफ एम वी स्क्वायर, ये होती है के ई की फार्मूला ये होता है। हमने इसका निकाला, क्या हुआ 1/2, हमने v की वैल्यू रख देनी है, v को सेम रखना है, तो m इंटू 10, यानी ये m हमारा कितना है 1 है, तो हमने रख दिया कितना आया 5। इसका हमने 5 जूल एनर्जी आया, ठीक है। इसका हम निकाल रहे हैं 1/2 5 इंटू 10, इसको हमने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 25 जूल, ठीक है। अब बोल रहा है कि किसकी एनर्जी अधिक होगी, यही ना पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा। तो लाइट वेट किसकी ऊर्जा अधिक होगी, हल्की वाली की या भारी वाली की। अब ये देखिए, अब क्या बोल रहा है, अगर इसको हम फेंक रहे हैं तो 5 जूल, और इसको हम फेंक रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 25 जूल हो जा रहा है। तो गतिज ऊर्जा अधिक कहने का मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी जिसकी अधिक होगी उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो हम किसको फेंक सकते हैं ज़्यादा दूर तक, इसको 5 जूल का ही एनर्जी खर्चा करना पड़ रहा है, इसको हम बहुत दूर फेंक सकते हैं। अब भारी वाले को क्या कर सकते हैं, हम उसको दूर नहीं फेंक पाएंगे, तो जितना दूर वो नहीं जा पाएगा तो कमी, मतलब जितना दूर नहीं जा पाएगा उसकी क्या होगी, उतना ही मतलब कम होगी गतिज ऊर्जा। यानी कि वो 25 जूल का ये ले रहा है, खर्चा ले रहा है, और ये कितना जूल का ले रहा है खर्चा, 5 जूल का। तो इसमें जो गतिज ऊर्जा होती है हल्की वाली की क्या होती है, अधिक हो जाती है। यानी वैल्यू पे मत जाना, यानी कि उसकी v की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, यानी कि उसको हम ज़्यादा दूर तक फेंक सकते हैं और इसको कम दूर तक फेंक सकते हैं। तो जिसकी कम उसकी ज़्यादा, तो हल्की वाले की, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगी, हल्की वाली की ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यदि एक पिंड का द्रव्यमान 8 kg है, एक पिंड का रेखीय संवेग 6 मीटर पर सेकेंड है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब बोल रहा है रेखीय संवेग, ठीक है, यानी मास दिया हुआ है 8 kg, मास दिया हुआ है 8 kg, और पिंड का संवेग नहीं है, रेखीय वेग है। तो रेखीय वेग यानी v की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू दी हुई है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर, यही है, हमने यहाँ वैल्यू रख देनी है, सीधे सीधे आंसर निकल के आ जाएगा। तो 1/2 एम की वैल्यू 8 और 6 स्क्वायर, यानी 6 इंटू 6, 2 से डिवाइड कर देंगे 3 टाइम्स में, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 6 18, और 18 कितना हो जाएगा 144 जूल। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 144 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 में है हमारा आंसर, ऑप्शन 1 144 जूल, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा, हमें सिर्फ वैल्यू रख देनी थी, आंसर सीधे निकल के आ जाना। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक पिंड का संवेग 500 kg है। बोल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बोला द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज 500 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम दिया हुआ है, यानी p की वैल्यू दी हुई है 500 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आगे दिया हुआ है मास ऑफ द बॉडी इज 25 kg, मास ऑफ बॉडी 25 kg। तो हमें कैलकुलेट करना है क्या चीज़, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, यानी कि हमें गतिज ऊर्जा निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बॉडी की, जब रेखीय संवेग दिया होता है तो होता है p²/2m, सीधे वैल्यू रख देनी है हमको 500 इंटू 500 बाई 2 इंटू 25, ठीक है। अब यहाँ हमें सीधे से कटा देना है 250 टाइम्स में, और 25 से कटाएंगे 10 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 5000, यानी कि 5000 जूल।
यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है आंसर, ऑप्शन नंबर 4 कितना हो जाएगा, 5000 जूल। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी एट द अर्थ इज, यानी पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है लकड़ी, सेकंड ऑप्शन है सन, थर्ड ऑप्शन है पेट्रोलियम और फोर्थ ऑप्शन है कोक। तो लकड़ी ठीक है, ऊर्जा मिलती है हमको, लेकिन हम इसको जलाना पड़ता है। फिर उसके बाद सन है, सन से हमें डायरेक्ट मिलता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली एकदम मिलता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत खर्चे करने पड़ते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, तब जाके ऊर्जा मिलता है। तो ये बेसिक सोर्स नहीं हुआ, ये आएगा आपका सेकेंडरी में। पहले से मतलब वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, हम उसको खोद के हम निकाल रहे हैं पेट्रोलियम ज़मीन से, तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी। यानी ये प्राइमरी प्राथमिक ऊर्जा का सोर्स नहीं है और ये बेसिक नहीं है, सेकेंडरी काम हो रहा है। और कोक, कोक भी वही जो मतलब ये क्या है कि ये केमिकल टाइप का हो गया, तो ये भी, इसे हम अगर कोक को बनाएंगे तब हमें कोक से क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो बेसिक सोर्स क्या हुआ, तो बेसिक सोर्स हो जाएगा इसमें सन, यानी बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी सन, यानी सूर्य, यानी कि ऑप्शन 2 क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ये नेचुरली हमें मिलता है, धूप से हमें एनर्जी मिलती है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, अर्थ का सन। तो ऑप्शन सेकंड क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है हमें ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यदि लगता है कि इस वीडियो में और सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, ताकि इसमें और इसको हम सुधार कर सकें और बेटर तरह से आपके सामने प्रेजेंट कर सकें, ताकि आने वाले इंट्रेंस में आपका बहुत फ़ायदा हो सके, आप सिलेक्शन लेके आ सकें। धन्यवाद।